जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछली क्लास के अंदर हमने जो हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न चल रहे थे उसके जो है 21 प्रश्न कवर कर लिए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम 22वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए क्लासेज जो है लगाई जा रही है। इन क्लासेज का आप फ़ायदा उठाइएगा, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा जिससे उनको भी है वो मदद मिल सके अच्छे अंक प्राप्त करने में। और भारत का इतिहास जो कि आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो लगती है, इस बुक का जो है हम पूरा निचोड़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इसकी एक जब आपका पेपर होगा उससे एक दिन पहले महामैराथन क्लास भी लगाई जाएगी जो कि आपके एग्जाम को लेकर के रामबाण साबित है होने वाली है। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार आपको क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही हैं और जो क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है उसी के नोट्स यदि आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म के अंदर, तो आप जो है हमारे यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं जो यहाँ पर सूचना उपलब्ध है आप सभी के लिए, जो कि हर वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं। केवल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये सूचना है वो रहने वाली है। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9602977341 पर आपको मैसेज करना है। और हमारे पास उपलब्ध सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो हिंदी साहित्य के नोट्स मिल जाएंगे, भारत का इतिहास के और अनुसंधान पद्धति शास्त्र यानी रिसर्च मेथोलॉजी के मिल जाएंगे। प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो नोट्स है वो आपको जो है हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है 9602977341 पर मैसेज करिएगा, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। एक सूचना और है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है टुडे रोजगार के नाम से, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर वहाँ पर भी जो है MGHU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट दी जाती है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है हमने 21 तक कवर कर लिया था और आज की इस क्लास के अंदर प्रश्न संख्या 22 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि शाहजहाँ की प्रमुख जो उपलब्धियां थी वो कौन कौन सी थी। तो शाहजहाँ की हम बात करें तो शाहजहाँ जो कि मुगल साम्राज्य का क्या था, पांचवा शासक था और उसने जो है 1628 से लेकर के 1658 तक जो है आपके शासन किया था। उसके शासनकाल को जो है मुगलों के जो है स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है और जिसमें जो है कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है इसके अंदर शामिल है जो भारतीय इतिहास और संस्कृति के अंदर उसकी महानता को प्रदर्शित करती है। यानी शाहजहाँ है वो जिसका जो काल था 1628 से लेकर के 1658 तक का जो शासन था इसका, उसके अंदर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे जो है कार्य किए और अपने जो शासनकाल के अंदर रहते हुए जो मुगलों का जो काल था वो स्वर्ण काल के अंदर जो है जाना जाता है शाहजहाँ का, मुगलों के टाइम का। और इन्होंने जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की थी भारतीय इतिहास को लेकर के, कला और संस्कृति को लेकर के। इनका जो प्रदर्शन देखने को मिला था वो बहुत ही जो है सराहनीय देखने को मिला था। एक प्रमुख उपलब्धि की मैं बात करता हूँ, शाहजहाँ का प्रमुख उपलब्धि थी ताजमहल का निर्माण। यानी जो ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, ये इनकी जो जितनी भी उपलब्धियां हैं उनमें से महत्वपूर्ण उपलब्धि यही मानी जाती है, जो कि अद्वितीय स्मारक है। इनकी पत्नी थी मुमताज। इनकी पत्नी का क्या नाम था, मुमताज था। उनकी जो है इनकी पत्नी थी जो कि मुमताज थी, जिसका जो है महल इनके द्वारा जो है महल की याद में ये जो है बनाया गया था। यानी पत्नी मुमताज की याद के अंदर ये महल है वो बनाया गया था और इसे जो है प्रेम का प्रतीक भी हम कह सकते हैं या माना जाता है। और ताजमहल न केवल जो है मुगलों की वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और कला का भी एक उत्कृष्ट नमूना भी माना जाता है। और इसकी जो वास्तुकला है और सजावट और जो सुगंधित बाग है, जो इसे विश्व के अंदर विश्व धरोहर के अंदर धरोहर स्थल के भी बनाते हैं, यानी ये स्थल विश्व धरोहर स्थल के अंदर भी शामिल है। आगे है कि शाहजहाँ के शासनकाल में विभिन्न जो निर्माण कार्य है वो भी हुए थे और उसने जो है कई बाग, किलों और आपके अन्य महलों का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। जैसे कि शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली के अंदर बना हुआ है, लाल किला वह भी दिल्ली के अंदर है। ये जो संरचनाएं हैं वो आज भी भारतीय इतिहास की धरोहर है और उसके द्वारा किए गए इन निर्माण कार्यों ने मुगलों की स्थापत्य कला की मुगलों की स्थापत्य कला को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए
तो शाहजहाँ ने जो है अपने साम्राज्य को मजबूत किया था और उसे उसे जो है एक केंद्रीकृत प्रशासक के तहत जो है लाने के लिए कई इनके द्वारा क्या किए गए थे, सुधार किए गए। और उसने जो है न्याय व्यवस्था में सुधार भी किया था, प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया। इसके अलावा उसने जो है सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया और जिससे मुगल साम्राज्य की सीमाएं भी क्या होती गई, आगे की आगे और विस्तारित होती गई। आगे है कि शाहजहाँ के समय में बात करें, संस्कृति और कला का भी विकास देखने को मिला था, जो कि हमने आगे आपको बताया भी है। ताजमहल वगैरह इनके द्वारा बनवाया गया, लाल किला भी इनके द्वारा बनवाया गया, शाहजहाँबाद भी इनके द्वारा जो है बनवाया गया। जो कार्य किए गए थे, ये कला और संस्कृति के अंदर अपना जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और उसने जो है संगीत, साहित्य और चित्रकला को भी प्रोत्साहित किया। यानी इनके अंदर आप जाओगे तो देखोगे कि इसके अंदर अलग अलग जो चित्रकलाएं भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। संगीत के जो है, संगीत का भी यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है, और हम कह सकते हैं जो पहले के ज़माने के अंदर जो युद्ध होते थे, जो वह चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साहित्य तो आपको भर भर कर देखने को यहाँ पर मिलेगा, जिससे इस युग में कई महान कलाकारों का उदय हुआ। और उसके दरबार में कवियों और कलाकारों की एक बड़ी संख्या थी, जिन्होंने एक अद्भुत कृतियाँ उत्पन्न की, यानी अद्भुत कृतियाँ इनके द्वारा उत्पन्न या रचित की गई थी। इस प्रकार देखा जाए तो शाहजहाँ की प्रमुख उपलब्धियाँ न केवल वास्तुकला में बल्कि प्रशासनिक सुधारों में, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक विकास के अंदर भी महत्वपूर्ण थी। उसका जो शासनकाल था वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग के रूप में अस्थायी रूप में से जो है दर्ज है। यानी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जो कि आपके शाहजहाँ थे उनकी उपलब्धियाँ कौन कौन सी प्रमुख उपलब्धियाँ थी वो सारी के सारी यहाँ पर दी गई हैं। आप चाहें तो इसका शॉर्ट रूप भी थोड़ा सा जो है कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट भी यहाँ पर नहीं चलेगा। 500 वर्ड्स के अंदर लिखना है तो वो लिखना ही पड़ेगा। आगे है प्रश्न संख्या 23 कि औरंगजेब ने राजपूतों के प्रति कौन सी नीतियाँ अपनाई थी। तो औरंगजेब की हम बात करते हैं तो औरंगजेब जो है मुगल साम्राज्य का जो है छठा शासक था, महान शासक था ये। और उसने जो है अपने शासनकाल के अंदर यानी 1658 से लेकर के 1707 में राजपूतों के प्रति एक विवादास्पद नीति अपनाई। यानी अपने जो राजपूत राजा होते थे उनके प्रति इनका क्या था, विवाद हमेशा बना रहता था और विवादास्पद नीति इनके द्वारा अपनाई गई। और उस नीति के तहत क्या होता है कि उसकी नीति ने राजपूतों के साथ क्या किया, मुगलों के संबंधों को जटिल बना दिया। तो जटिल तो बनना ही था, विवाद बढ़ता है तो जटिलता देखने को जरूर मिलती है, बना दिया। अंततः क्या होता है कि साम्राज्य के पतन में भी योगदान किया। यानी साम्राज्य का जो पतन था उसके अंदर भी इनका जो है इस नीति का बहुत ही ज़्यादा योगदान माना जाता है। औरंगजेब ने जो है राजपूतों के प्रति एक कठोर दृष्टिकोण बनाया। उसकी प्राथमिकता थी कि साम्राज्य की एकता और धार्मिक एकरूपता को बनाए रखना। और उसने अपनी शासन नीति के तहत जो है जजिया कर जो है पुनः लागू कर दिया, जो कि हिंदू राजपूतों के लिए एक विवादास्पद निर्णय था। और इस नीति के तहत जो है राजपूतों ने क्या किया, राजपूतों में असंतोष हुआ, विद्रोह की भावना को बढ़ावा दिया गया। यानी ये जजिया जो कर था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, हिंदू सिख ईसाई वगैरह जो भी होते थे उन सभी से ये कर है वो लिया जाता था, मुसलमानों से ये कर बिल्कुल भी नहीं लिया जाता था। तो इस प्रकार से ये कर था। और हालांकि बात करें, औरंगजेब ने कुछ राजपूत शासकों को अपने दरबार में शामिल किया। यानी राजपूत शासक थे जिनको महत्वपूर्ण पद भी इनके द्वारा दिए गए और उन्हें उच्च पदों पर क्या किया गया, नियुक्त किया गया। जैसे कि राजा मानसिंह को, जो कि उसके साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में जो है उपस्थित रहते थे। लेकिन जब औरंगजेब ने इन सहयोगियों के साथ विश्वासघात किया तो राजपूतों में उसके प्रति अविश्वास भी बढ़ गया। यानी इनके साथ भी क्या किया गया, औरंगजेब के द्वारा है वो आपके विश्वासघात किया गया। तो लोगों को जो है अविश्वास की भावना लोगों के मन के अंदर बढ़ गई। अधिकांश राजपूत रियासतें थी वो औरंगजेब के प्रति विरोधी रुख अपनाने लगी, जिससे विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई।
औरंगजेब ने जो है राजपूतों के खिलाफ कई सैन्य अभियानों का संचालन भी किया था। यानी राजपूतों के खिलाफ पहले भी इनके द्वारा जो है अभियान शुरू हो चुके थे, और जिनमें बात करें तो मेवाड़ और मारवाड़ के क्षेत्र शामिल थे। और इन अभियानों में राजपूतों ने अपनी साहसिकता और लड़ाई के कौशल पर प्रदर्शन किया। हालांकि औरंगजेब ने कुछ क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, लेकिन राजपूतों का संघर्ष साम्राज्य की एकता को कमजोर करने में सहायक सिद्ध हुआ। और राजपूतों की जो निष्ठा और स्वाभिमान ने औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ विद्रोह बढ़ावा दिया, जो कि बाद में मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो औरंगजेब था, इसने जो है राजपूतों के प्रति जो नीतियां अपनाई थी वो एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य का निर्माण करती है, और जिससे न केवल साम्राज्य के भीतर धार्मिक तनाव बढ़ा, बल्कि हम कह सकते हैं कि मुगलों की जो सत्ता थी उसको भी क्या किया गया, कमज़ोर कर दिया गया। यानी इनके द्वारा जो जटिल नीतियाँ अपनाई गई थी, जो कि धार्मिक भावनाओं को अपनी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दूसरे धर्म का जो है किसी भी प्रकार से कोई भी ध्यान नहीं रखना, और जो है जजिया वगैरह कर लगाना, ये सारी की सारी बातें क्या रही, जो है गलत सिद्ध होती है। और औरंगजेब आखिर के अंदर जो है अपनी सत्ता से हाथ धो बैठता है। आगे है मुगलों की धार्मिक नीति। मुगलों की धार्मिक नीति क्या थी? तो मुगलों की धार्मिक नीति की बात करें तो मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति विभिन्न शासकों के समय में भिन्नता प्रदर्शित करती है, लेकिन ये आमतौर पर जो है सहिष्णुता और विविधता को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, करने के लिए जानी जाती है। और अकबर के समय में मुगलों ने एक विस्तृत और समावेशी धार्मिक नीति अपनाई, जिसका जो उद्देश्य रहा है वो विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना इसका क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। अकबर ने जो है सुलह कुल यानी सभी के साथ शांति का जो इनके द्वारा जो अपनाया गया सिद्धांत था, वो था सिद्धांत पेश किया, जो कि सभी धर्मों के प्रति समानता और सहिष्णुता पर आधारित था। उसने विभिन्न धर्मों, धार्मिक नेताओं और विचारधाराओं के साथ संवाद भी स्थापित किया और धार्मिक सहिष्णुताओं को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, और जो हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को एक विवादास्पद कर रहा था, यानी उनको विवाद का ये विषय बना हुआ था। अकबर के बाद क्या होता है, जहांगीर और शाहजहां ने इसी दिशा में जो है काम किया। हालांकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल जो कि 1658 से 1707 के अंदर धार्मिक नीतियों में परिवर्तन किए। उसने जजिया कर को पुनः लागू किया, और हिंदू मंदिरों को तोड़ने की जो नीतियां हैं वो भी इनके द्वारा अपनाई गई थी, और जिससे धार्मिक तनाव बढ़ चुका था। लेकिन औरंगजेब ने बात करें, औरंगजेब ने इस्लामी कानून जो कि शरिया था कहलाता था, उसके अनुसार जो है शासन करने का प्रयास किया, और हिंदू धर्म के प्रति एक सख्त दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे राजपूतों और अन्य हिंदू समुदायों में असंतोष उत्पन्न हुआ, और जिसने जो है साम्राज्य के अंतर्गत धार्मिक विभाजन को भी क्या किया गया, विभाजन को और गहरा किया। इस प्रकार मुगलों की धार्मिक नीति समय के साथ विकसित होती रही। प्रारंभिक शासकों ने सहिष्णुता, विविधता को क्या किया, प्रोत्साहित किया, जबकि देखा जाए तो बाद के शासकों ने जो है सख्त नीतियां अपनाई, जिसने मुगलों की शक्ति को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस विषय पर मुगलों का जो धार्मिक जो नीति थी वो एक जटिल और विविधतापूर्ण इतिहास को दर्शाती है, जो भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं अकबर के बाद जितने भी शासक आए उन्होंने जो है आपके अलग अलग प्रकार के कर लगा करके हिंदू समुदाय के लोगों को और अदर जो आपके समुदाय के जो लोग थे उनके ऊपर जो है टैक्स लगाना शुरू किया। उनके धर्मों के विरुद्ध जो है इनके द्वारा है वो विरोध करना शुरू कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो है विवाद का विषय पुनः जो है बन चुका था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ है। प्रश्न संख्या 25 है कि शिवाजी ने कौन सी प्रमुख विजय प्राप्त की। तो शिवाजी महाराज की हम बात कर लेते हैं कि जिन्होंने भारतीय इतिहास के अंदर एक महान योद्धा और शासक के रूप में जाना जाता है, और अपने शासनकाल के दौरान कई प्रमुख विजय इनके द्वारा प्राप्त की गई, और उनका जो उद्देश्य था वो केवल
एक स्वतंत्र राज्य की क्या करना स्थापना करना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने एक मजबूत मराठा साम्राज्य का निर्माण भी किया था। यानी इनके द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था वो एकदम सुदृढ़ और मजबूत साम्राज्य था। केवल राज्य को स्वतंत्र करना इनका क्या मुख्य लक्ष्य नहीं था, उनका मुख्य लक्ष्य था कि अपने साम्राज्य का जो है मजबूत, वो अपना साम्राज्य जो है मजबूत बने, ऐसा साम्राज्य हो जो कि किसी भी प्रकार की जो विपदा हो उनसे टकराने का साहस रखे। शिवाजी की पहली महत्वपूर्ण विजय थी 1645 में, जो कि नौनेरा किले पर इनके द्वारा कब्जा करना था। ये उनकी जो है पहली सैन्य सफलताओं में से एक थी, जिसने जो है उन्हें एक सक्षम नेता के रूप में स्थापित किया। और इसके बाद उन्होंने 1646 में कोंडाना किला, जिसे अब कोंडाना के नाम से जाना जाता है, पर विजय प्राप्त की। और ये जीत उनकी रणनीतिक क्षमताओं और सामरिक जो है बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। 1659 के अंदर जो है शिवाजी ने एक महत्वपूर्ण युद्ध में जो है अफजल खान को हराया था। और यह संघर्ष जो है दक्षिण भारत में उनके विरोधियों के खिलाफ एक निर्णायक मोड़ था। और इस युद्ध में शिवाजी ने अपने सैन्य रणनीति और चतुराई का प्रदर्शन भी यहाँ पर किया था। 1659 के अंदर शिवाजी की सबसे प्रमुख विजय थी 1664 के अंदर हुई थी। सूरत पर आक्रमण इनके द्वारा किया गया था। और इस आक्रमण ने जो है साम्राज्य को आर्थिक रूप से कम मजबूत किया। और उन्होंने जो है सूरत की जो है धन दौलत पर कब्जा किया। और ये विजय केवल सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि ये मराठा साम्राज्य की पहचान को भी स्थापित करने में क्या बनी, सहायक सिद्ध हुई। और 1674 के अंदर इनके द्वारा जो है रायगढ़ के अंदर जो है 1674 के अंदर इनके द्वारा जो है कोरोनेशन किया और छत्रपति का शीर्षक प्राप्त किया। और ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उन्होंने जो है एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपनी क्या बनाई थी, पहचान बनाई थी। 1800 बात करते हैं आगे। यहाँ पर 1689 के अंदर शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ कई सफल अभियानों का संचालन किया और 1690 में किलों का निर्माण किया। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी स्थापित किया, जो कि उनके विजय क्षेत्रों को नियंत्रित करने में सहायक रहा। इस प्रकार शिवाजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। उन्होंने जो है उन्हें भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय शासक का स्थान भी यहाँ पर दिया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर गाइस इतना ही करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय